वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एसी टू डीसी कन्वर्टर्स। हमने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास ये डिफरेंट फैमिलीज हो सकती हैं। एसी टू डीसी कन्वर्टर्स, हमारे पास है डीसी टू एसी कन्वर्टर्स, एसी टू एसी कन्वर्टर्स और डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एसी टू डीसी कन्वर्टर्स से कि ये वो कन्वर्टर्स हैं जिनकी जो इनपुट पोर्ट है वो है एसी और जो आउटपुट पोर्ट है वो एक डीसी पोर्ट है, और हम इनको रेक्टिफायर्स का नाम भी देते हैं। तो हमारे पास रेक्टिफायर्स जो है इनको हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम नाम देते हैं सिंगल फेज और एक को हम नाम देते हैं थ्री फेज रेक्टिफायर्स, या एक शॉर्ट फॉर्म जो है वन और ये फी और फिर थ्री फेज रेक्टिफायर्स। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है कि जो सोर्स वोल्टेज है, अगर ये एक सिंगल फेज सोर्स है तो सिंगल फेज रेक्टिफायर है, और अगर ये इसके साथ एक थर्ड लाइन है और थ्री फेज इनपुट है तो फिर ये एक थ्री फेज रेक्टिफायर कहलाएगा। तो सोर्स इनपुट के बेस, क्योंकि डीसी पोर्ट पे हमें एक जो आउटपुट है वो दो ही टर्मिनल्स हैं जिसके बीच में डीसी आउटपुट मिलेगी। इनपुट साइड पे अगर सिंगल फेज है तो सिंगल फेज रेक्टिफायर है, अगर थ्री फेज है तो थ्री फेज रेक्टिफायर है। तो सिंगल फेज से हम स्टार्ट लेते हैं। सिंगल फेज आप कुछ इंट्रोडक्टरी कोर्सेज में पढ़ चुके होंगे कि सिंगल फेज में नॉर्मली हमारे पास एक सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर होता है और एक सिंगल फेज हाफ वेव टाइप होता है। तो हाफ वेव टाइप जो है, हालांकि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जिस तरह ब्रिज रेक्टिफायर की है, लेकिन स्टिल इसकी इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट के लिए हाफ वेव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायोड का जो ऑपरेशन है वो यहाँ से ज़्यादा क्लियर होता है। इस वजह से हम भी स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर से। तो सबसे पहला जो एसी टू डीसी कन्वर्टर जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं वो है एक हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, अब एक हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसमें कोई भी रेक्टिफायर है, सॉरी, तो उसमें जो लोड है वो कई तरह का हो सकता है। वो एक जो हमारे पास लोड है वो एक रेजिस्टिव हो सकता है, नॉर्मली कोई हीटर है। इसी तरह हमारे पास लोड जो है वो कोई आर एल सकता है। ठीक, तो आर एल लोड जो है वो किसी आप कह लें कि रिले का जो कॉइल है या सोलिनॉइड की जो कॉइल है उसको आप एक्साइट कर रहे हैं, तो ये उसकी इंडक्टेंस है, और उसकी जो वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये वो है। इसी तरह एक और लोड की फॉर्म हो सकती है हमारे पास आर एल, और उसके बाद एक डीसी सोर्स। तो ये हमारे पास हो सकता है इन केस ऑफ डीसी मोटर से, डीसी मोटर हो सकता है इस तरह से, जो कि ई जो है उसमें बैक ईएमएफ है, जो एल है उसकी इंडक्टेंस है, और आर उसी तरह से इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लोड हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास उसके साथ एक पैरेलल में कैपेसिटर भी हो सकता है लोड के साथ, रेजिस्टिव लोड है लेट्स से। तो
हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि RC लोड जो है आप उसको कह सकते हैं। हम स्टार्ट लेंगे सबसे बेसिक रेजिस्टिव लोड से। तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास हमारे पास एक इसमें एक AC सोर्स है हमारे पास, एक लगा है डायोड और एक हमारे पास है रेजिस्टिव लोड। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम V0 कह देते हैं, और क्योंकि ये टाइम वेरिंग सोर्स वोल्टेज है उसको हम VS कह देते हैं। जो सोर्स वोल्टेज है वो हम एज्यूम करते हैं कि वो परफेक्टली साइनोसाइडल है, तो हम इसको V हैट साइन ऑफ ओमेगा t डिक्लेयर कर देते हैं। अब जो डायोड है D यहाँ पे, इस डायोड की दो स्टेट हो सकती हैं। हम इसके जो डायोड की करेक्टरिस्टिक्स हैं, आइडियल करेक्टरिस्टिक्स, वो हम ड्रॉ कर देते हैं कि इस डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है VD और इसके थ्रू कोई करंट है ID, तो VD और ID का जो कर्व है हम यहाँ पे आइडियल एज्यूम करते हैं कि जब ये डायोड कंडक्ट कर रहा है तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, और जब ये ऑफ स्टेट में है तो उस टाइम कोई करंट नहीं, कोई लीकेज करंट नहीं है। तो ये दो इम्पोर्टेंट एजम्पशंस के आइडियल डायोड के बारे में। आइडियल डायोड में की करेक्टरिस्टिक्स ये है कि जब भी वो ऑन है, ऑन स्टेट में जो वोल्टेज उसके क्रॉस है वो ज़ीरो है, और ऑफ स्टेट में ID जो है करंट थ्रू जो है वो ज़ीरो है। तो जब करंट उसमें से जब तक फ्लो कर रहा है, वी बिलीव के जो डायोड है वो एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, और इसमें से जब करंट फ्लो कर रहा है तब तक ये ऑन है। जब करंट फ्लो करता है इस डायरेक्शन में तो ऑन होता है, लेकिन जब करंट का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है तो उसको हम उस टाइम पे हम इसको ऑफ डिक्लेयर करेंगे। सो इसका मतलब ये जो रीजन है इसके अंदर हम स्विच को क्लोज्ड या ऑन कहेंगे, और ये जो रीजन है इसमें स्विच जो है वो ओपन या ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो इस रीजन में वो ज़ीरो है, करंट नहीं फ्लो कर रहा। तो सर्किट की तरफ आते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरफ। जब सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव होगी, सोर्स वोल्टेज जब पॉजिटिव होगी तो हमारे पास डायोड जो है इस सर्किट में वो इस्टेब्लिश करना चाहेगा एक करंट। यहाँ पे सोर्स करंट है और यहाँ पे जो करंट है मैं इसको I0 कहता हूँ, लोड करंट। तो वो इस डायरेक्शन में करंट इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। तो क्योंकि डायोड इस डायरेक्शन में करंट को सपोर्ट करता है, तो ये डायोड जो है इसके नतीजे में ऑन हो जाएगा या क्लोज्ड स्विच हो जाएगा, और हमारे पास इसको मैं क्लोज्ड स्विच से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और यहाँ पे है वो लोड। अगर ये क्लोज्ड स्विच बन गया तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ज़ीरो होगा अकॉर्डिंग टू VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और इसमें जो सोर्स साइड से जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट इस डायोड में से फ्लो कर रहा है, और वही करंट I0 जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब इस स्टेज पे I0 IS इक्वल है, और वो इक्वल टू ID है जो करंट थ्रू द डायोड है। जब सोर्स वोल्टेज जो है ये इक्विवेलेंट सर्किट है जो कि ट्रू है जब VS हमारे पास है पॉजिटिव। अब अगर VS हमारे पास नेगेटिव होता है तो वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है
एक नेगेटिव करंट, और जो कि इस डायोड के कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करने की कोशिश करता है। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर डायोड जो है वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव करंट को अलाउ नहीं करता। तो इस टाइम पे हम इसको एक ओपन स्विच बना सकते हैं, और ओके यहाँ पे क्योंकि वी नॉट वी डी ज़ीरो है, तो वी नॉट इक्वल्स टू वी एस है, जो भी सोर्स वोल्टेज है वो एट द लोड आ रही है। ओके जो दूसरे केस में जब स्विच ओपन है, क्योंकि सोर्स वोल्टेज लेस देन ज़ीरो है, तो ये जो अब यहाँ पे जो आई नॉट है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि स्विच पीछे से करंट जो है वो नहीं आ रही। सिमिलरली जो आई एस है वो भी ज़ीरो होगा, और करंट थ्रू द डायोड जो है वो ज़ीरो है। तो इसके नतीजे में वी नॉट भी ज़ीरो होगा, क्योंकि इस रेजिस्टर के थ्रू अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो उसके क्रॉस वोल्टेज भी ज़ीरो होगा, और अगर इसके क्रॉस ज़ीरो है तो सारी जो वोल्टेज है वो है अक्रॉस दी diode. Okay, that is VD, the voltage across the diode is equals to VS. अब ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट की फॉर्म में आ गया, और अगर हम इसको वेव फॉर्म की शक्ल में बनाना चाहें, वो एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन है। वेव फॉर्म के ज़रिए रिप्रेजेंट करने से हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो सबसे पहले हम प्लॉट कर देते हैं सोर्स वोल्टेज Vs, और उसके साथ हम प्लॉट करेंगे V नॉट, और हम प्लॉट करेंगे फिर वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड। ये तीन इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी जो है ये प्लॉट करूँगा, टी एक्सिस पे नहीं प्लॉट करूँगा। ओमेगा टी से ये फ़ायदा है कि लेट मी शो यू कि हमारे पास है, लेट्स से ये सोर्स वोल्टेज है इक्वल्स टू वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की वैल्यू अगर पाई है तो वो यहाँ पे ज़ीरो को क्रॉस करता है। ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई है तो यहाँ पे 3 पाई है, तो एक ज़ीरो उसका यहाँ पे आता है। तो इस लिहाज से इसको प्लॉट करना आसान हो जाता है। अगर मैं सिर्फ टी एक्सिस पे करता हूँ तो मुझे फिर लिखना पड़ेगा कि ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई, और फिर जो है टी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पाई ओवर ओमेगा। और अगर जो ओमेगा की वैल्यू चेंज होती है, लेट्स से 50 हर्ट्ज़ है कभी, क्योंकि ये इक्वल्स टू 2 पाई एफ है, तो अगर एफ 50 है तो डिफरेंट वैल्यू आएगी मेरे पास टी की, जहाँ पे ये ज़ीरो को क्रॉस करेगा यहाँ पे, और टी की T1 जहाँ पे ये ज़ीरो को क्रॉस कर रहा है। तो 60 के लिए अलग होगा, 400 हर्ट्ज़ है तो एक अलग क्रॉसिंग पॉइंट जो है वो हमें मिलेगा। लेकिन ओमेगा टी के केस में हमें जो है ना हर टाइम पे पाई 2 पाई 3 पाई से ये काम आसान हो जाता है। सो साइन ऑफ ओमेगा टी जो है वो मैं प्लॉट कर सकता हूँ इस तरह से, और इसकी जो पीक वैल्यू है वो वी हैट है, नेगेटिव पीक माइनस वी हैट है। अब डायोड जो है वो ऑन है इस रीजन में, और डायोड ऑफ है इस रीजन में, वो ऑफ स्टेट में, फिर वो ऑन हो जाता है इस रीजन में। तो वी नॉट हमने बताया कि वी नॉट को कैसे प्लॉट करना है। जब डायोड ऑन है तो हमारे पास है वी नॉट इक्वल्स टू वी एस। जब डायोड ऑफ है तो वी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। जब फिर से डायोड ऑन होगा वी नॉट इक्वल्स टू वी एस। तो यहाँ तक पाई तक
पाई तक शेप क्या होगी, वी नॉट इक्वल्स टू वी एस। जो ये पार्ट है वी एस का, यही पार्ट रिपीट होगा वी नॉट। फिर पाई से लेके 2 पाई तक डायोड ऑफ है, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे 0। और फिर 2 पाई से 3 पाई जो है डायोड ऑन है, फिर से वी नॉट इक्वल्स टू वी एस। तो जो शेप है वी एस की, यही शेप जो है वो हम फिर से वी नॉट की बना देंगे। अच्छा, अब वोल्टेज अक्रॉस डायोड। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्यों हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, वो ये वजह ये है कि एक डायोड की एक तो करंट रेटिंग होती है कि उसमें से फॉरवर्ड करंट जो है वो कितना फ्लो कर सकता है, मे बी द मैक्सिमम इज 20 एम्पेयर 30 एम्पेयर पावर डायोड के लिए। और एक उसकी होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो लेट्स से वो है 50 वोल्ट या 100 वोल्ट, इवन 1000 वोल्ट तक जा सकती है, उससे भी ज़्यादा, लेकिन लेट्स से 1000 वोल्ट। तो आपके सर्किट में इस डायोड के क्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज है वो कहाँ तक आती है, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि आप उसको अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज के को क्रॉस ना करने दें। अब यहाँ पे कैसे प्लॉट कर देते हैं, जब डायोड ऑन है हमने बताया वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज 0। जब डायोड ऑन है तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर जब डायोड ऑफ है तो उसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, इक्वल्स टू वी एस। तो वी एस इस टाइम पे क्या है, नेगेटिव साइकिल है उसका। फिर से जब डायोड ऑन होगा तो फिर उसके क्रॉस 0। तो इस प्लॉट से आप देख सकते हैं कि नेगेटिव वी हैट वोल्टेज आ रही है डायोड के अक्रॉस उसके एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ओके, हमने ये मेंशन किया हुआ है वीडी को। तो ये वोल्टेज आ रही है उसके डायोड के अक्रॉस। तो अगर आपने लेट्स से आपका वी हैट है 100 या लेट्स से 300, तो आपने जो डायोड चूज करना है उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज इससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। मे बी आपको एक ऐसे ब्रेकडाउन का चाहिए जिससे 500 वोल्ट। तो इस वेव फॉर्म से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपने डायोड जो चूज करना है उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या क्या होनी चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन के स्विचिंग के ज़रिए किस तरह से एसी को कन्वर्ट किया जा सकता है एक टीसी में। टाइम वेयरिंग है, अगर इस वी नॉट को देखें, ये हमारे पास प्लॉट है वी नॉट, तो ये टाइम वेयरिंग है, इसके अंदर एसी कंपोनेंट है, इस वजह से ये टाइम वेयरिंग है। लेकिन एक ऐसे वेव फॉर्म से जिसके अंदर डीसी कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं था, एक ऐसे वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसमें डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। एक दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि सोर्स करंट को लेट्स से मैं प्लॉट करना चाहता हूँ। तो सोर्स करंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है जब डायोड ऑन है, सोर्स करंट जब फ्लो करेगा और इसकी पीक सिंपली होगी वी हैट ओवर आर। तो ये जो रेड लाइन है मैं बना रहा हूँ ये है सोर्स करंट, और यहाँ पे वो 0 हो गया क्योंकि जब डायोड ऑफ है तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। इसी तरह यही करंट हमने मेंशन किया कि आई एस इक्वल्स टू आई नॉट है, तो यही करंट जो है आई नॉट भी होगी। अगर मैं यहाँ पे आई नॉट को प्लॉट करना चाहता हूँ तो आई नॉट जो है वो ये है हमारे पास, जो कि फ्लो कर रहा है जब डायोड ऑन है, फ्लो नहीं कर रहा जब डायोड जो है वो ऑफ स्टेट में है। एक प्रीवियस उससे डिस्कशन से जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो आरएमएस है या जो और जो एवरेज वैल्यू है उनके बीच एक रिलेशन है, एक इम्पोर्टेंट रिलेशन हमने डिस्कस किया था कि वी नॉट आरएमएस जो है, यहाँ पे से हम आउटपुट की बात करें तो नॉट इसलिए, और वो इक्वल है वी नॉट एवरेज स्क्वायर, एवरेज का मतलब जो डीसी कंपोनेंट है प्लस इसके जो हार्मोनिक्स हैं वी नॉट 1 आर एम एस स्क्वेयर प्लस अप टू वी नॉट एन आर एम एस स्क्वेयर अंडर द रूट के। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था कि इनके बीच जो रिलेशन है वो ये है।
तो हम RMS नॉर्मली RMS वैल्यू फाइंड करते हैं और एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं एक रेक्टिफायर के आउटपुट की। इस आउटपुट पोर्ट के रेक्टिफायर की जो आउटपुट पोर्ट है उसके ऊपर हमें फिर पता चल जाता है कि जो आउटपुट आ रही है हमारे पास V0 ये कितनी क्लोज है टू दी कांस्टेंट DC। तो ये आपको तकरीबन हर रेक्टिफायर के लिए काम करना पड़ता है। तो लेट्स जस्ट डिस्कस के किस तरह से हम V0 RMS और V0 एवरेज जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रेक्टिफायर के लिए। V0 एवरेज सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं। V0 एवरेज इसकी एवरेज वैल्यू। तो सबसे पहले इस वेवफॉर्म का पीरियड क्या है V0 का। V0 का पीरियड है 2π। यहाँ के बाद जो है वो रिपीटिशन शुरू हो रही है, अगला साइकिल जो 0 से स्टार्ट हो फिर यहाँ से। सो हम डिवाइड करेंगे 2π से और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 to π होगी, क्योंकि जो 0 से 2π तक का रीजन है इस रीजन में जो आउटपुट है वो 0 है, तो वो इंटीग्रल में काउंट नहीं होगा। मतलब आप उसको इंटीग्रेट करते भी हैं फ्रॉम 0 to 2π, मतलब ये जो टर्म होगी फ्रॉम π to 2π 0 t⍵t, सो ये टर्म जो है हम इग्नोर कर देते हैं। सो सिर्फ 0 to π तक हम इंटीग्रेट कर देते हैं और उस दौरान फंक्शन है v hat sin of ⍵t d⍵t। तो क्योंकि हम ⍵t डोमेन में है तो इस वजह से 0 और पाई अगर आप सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं तो फिर आप टाइम में डील करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया आपको। फिर आपके पास लिमिट होगी पाई ओवर ओमेगा 0 ओवर ओमेगा अगर आप विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो इंटीग्रेट करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख लें, ये पॉइंट। ओके, तो अब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं वी हैड ओवर 2π और इसका साइन का इंटीग्रल जो है वो माइनस कॉज है। सो इट्स माइनस कॉज को हल करने के लिए आप लोअर लिमिट को पहले सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यू गेट cos of 0 that is 1 और minus cos of pi so that is another 1 and you get v hat over pi। तो ये आपके पास जो है एक एवरेज वैल्यू आ जाती है हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट में। दूसरी जो चीज़ हम फाइंड करेंगे वो है RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं हैं 1/2π। बाकी सारी चीज़ें यही होगी जो कि अभी हमने एवरेज के केस में की। सिर्फ एक चीज़ ये होगी कि स्क्वायर करेंगे और आखिर में अंडर रूट जो है वो भी आएगा। ये दो अहम चीज़ें जो है वो इसमें होंगी। तो अगर हम इसमें से लास्ट लेक्चर में हमने जो RMS वैल्यू फाइंड की थी एक साइनोसाइड की, तो सिर्फ एक एडिशनल चीज़ जो कि यहाँ पे आपको नज़र आती है वो है कि वहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे थे आप 2π तक, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं आप पाई तक। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इस वाले में और जो प्रीवियस हमने लेक्चर में डिस्कस किया था फुल साइनोसाइड के लिए। तो उसके नतीजे में हमें मिला था v hat over √2। ये हमें वैल्यू मिली थी जब हमने 2π तक इसको इंटीग्रेट किया था। लेकिन अब जो है केस क्योंकि डिफरेंट है, जो इंटीग्रेशन की वजह से हमें जो एलिमेंट मिलेगा, जो रिजल्टेंट मिलेगा,
उसमें वो हाफ होगा उसके मुकाबले में। ठीक, मतलब अगर उसका इंटीग्रल पहले आ रहा था हमारे पास वी हैड ओवर 4, वी हैड स्क्वायर ओवर 4 और 2 अंडर 2 आ रहा था, तो अभी हमारे पास आएगा वी हैड स्क्वायर ओवर 4 आएगा। ठीक, क्या अगर ये पॉइंट आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो हम इस इंटीग्रल को आगे प्रोसीड कर देते हैं। 1/2 पाई वी हैड स्क्वायर, और हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 to पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिख देते हैं ओवर 2 इंटू टी ओमेगा टी। तो हमारे पास आ जाएगा ये जो टर्म है इसका इंटीग्रल अगेन 0 होगा, क्योंकि पाई के दौरान जब आप इंटीग्रेट करते हैं से पाई, तो पाई के दौरान ये जो कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी अपना एक साइकिल जो है वो कंप्लीट कर देता है, और इसका जो पॉजिटिव एरिया है और नेगेटिव एरिया ये इक्वल है और अपोजिट है, मतलब इक्वल और अपोजिट है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको ज़ीरो मिलेगा। तो इस वजह से cos 2 ओमेगा टी वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, और हमें इंटीग्रेट करने के बाद मिलेगा वी हैड स्क्वायर ओवर 4 पाई टाइम्स पाई अंडर द रूट। तो पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट वी हैड ओवर 2। तो ये हमारे पास आ गई है वी नॉट आर एम एस की वैल्यू। तो हम सिंपली रेशो से ये जज कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वी नॉट आर एम एस की वैल्यू वी नॉट एवरेज के मुकाबले में किस तरह से है। तो हम उसको नाम देते हैं, नॉर्मली उसको नाम देते हैं फॉर्म फैक्टर का। फॉर्म फैक्टर का नाम देते हैं उसको, जो कि वी नॉट आर एम एस और वी नॉट एवरेज की रेशो है। सो आप प्लग इन कर सकते हैं वी हैड ओवर पाई एंड वी हैड ओवर 2 को आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो आप इधर प्लग कर सकते हैं, और जो रिज़ल्ट है वो आप फाइंड कर सकते हैं। और जो वैल्यू यहाँ पे आपके पास आई, फॉर एग्जांपल लेट मी डू इट, तो ये आपके पास आएगी 2 ओवर पाई, ये आपके पास वैल्यू आएगी जिसको आप कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर, समथिंग 0.63 अराउंड। तो ये वैल्यू आपको एक्चुअली बताती है कि अगर ये वैल्यू क्लोज टू 1 हो, जितनी क्लोज टू 1 हो उतनी ही आपकी जो वी नॉट है वो क्लोज टू कैपिटल वी नॉट, एक कांस्टेंट डीसी के उतने ही क्लोज होगी। तो ये नंबर जो है जितना क्लोज टू 1 हो उतना ही हमें पता चलता है कि रेक्टिफायर की आउटपुट क्लोज टू एक कांस्टेंट डीसी है।